ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था, वो अब आखिरी सांसें ले रहा है। बस कुछ घंटे और फिर हो सकता है कि बारूद के ढेर पर बैठी ये दुनिया एक ऐसे धमाके की गवाह बने जिसका असर आपके और हमारे घरों तक पहुंचेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान का गला घोंट दिया है। उधर ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है कि अगर तेल उसका नहीं बिका तो फिर किसी का भी नहीं बिकेगा। रूस और चीन की नजरें इस इलाके पर गड़ी हैं, जबकि इजरायल अपनी मिसाइलों का रुख तय कर चुका है। पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता भी फेल होने की कगार पर है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जब दुनिया की नजरें समंदर की उन लहरों पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल ने पीछे से ऐसी चाल चली है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर भारत को घेरने की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश? लेकिन नेपाल ने जो हरकत की है, उसने भारत को गुस्सा दिला दिया है। और जैसा कि दुनिया को डर था कि अगर भारत ने नेपाल की इन हरकतों पर एक सिंगल भी फैसला लिया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और जिसका डर था वही हुआ। भारत ने पहला फैसला नेपाल की हरकत पर ले डाला है, जिसके बाद नेपाल में हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। ईरान और अमेरिका की इस भयंकर खींचतान के बीच अचानक नेपाल का एक ऐसा फैसला सामने आता है जिसने सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल ने सीधे भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी यानी भंसार का बोझ इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी की कमर टूट जाए। क्या आपको पता है कि अब भारत से सिर्फ 100 रुपए का सामान ले जाना भी नेपाल में जुर्म जैसा बना दिया गया है? जी हाँ, मात्र 100 रुपए। अगर कोई नेपाली नागरिक या भारतीय टूरिस्ट सीमा पार से 100 रुपए से ज्यादा का सामान ले जाता है तो उसे भारी भरकम टैक्स देना ही होगा। नेपाल की नई सरकार, जिस पर मेयर बालेन शाह का जबरदस्त प्रभाव बताया जा रहा है, उसने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि भारत से आने वाले हर वाहन पर तगड़ी वसूली शुरू कर दी गई है। 2 पहिया पर 200, 3 पहिया पर 400 और 4 पहिया पर 600 नेपाली रुपए का शुल्क। और सुनिए, अगर बिना टैक्स के पकड़े गए तो गाड़ी सीधे सीज। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या नेपाल को पीछे से कोई और इशारा कर रहा है, या फिर ये नेपाल की अपनी स्वदेशी नीति का वो घातक दांव है जो अब खुद उसी पर भारी पड़ने वाला है? इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है नेपाल के उस राष्ट्रवाद से जो भारत विरोध की बुनियाद पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। नेपाल सरकार का दावा है कि वो अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना चाहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नेपाल ने डीजल की कीमतों में अचानक 33 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की पूरी सप्लाई चेन भारत पर टिकी हो, वहां अगर ईंधन इतना महंगा हो जाए तो क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि नेपाल के ट्रक, बसें और प्राइवेट गाड़ियां बॉर्डर पार करके भारत के पेट्रोल पंपों पर कब्जा करने लगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा और सनौली बॉर्डर पर जो नजारा दिखा वो हैरान करने वाला था। भारतीय पेट्रोल पंपों पर नेपाली गाड़ियों की ऐसी लंबी कतारें लग गईं कि स्थानीय भारतीय नागरिकों को अपनी ही जमीन पर तेल मिलना दूभर हो गया। नेपाल की सरकार ने तो टैक्स लगाकर भारत को दबाना चाहा था, लेकिन उनके अपने ही लोग अब भारत की शरण में भाग रहे हैं। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। ये 2026 का नया भारत है जो जैसे को तैसा जवाब देना बखूबी जानता है। जब देखा गया कि नेपाल की नीतियों की वजह से भारतीय नागरिकों को दिक्कत हो रही है, तो नौतनवा के एसडीएम नवीन प्रसाद ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसने नेपाल की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। भारत ने नेपाली वाहनों के लिए तेल की लिमिट तय कर दी। अब नेपाली बाइक को सिर्फ 3 लीटर, कार को 10 लीटर और ट्रक को सिर्फ 20 लीटर तेल ही मिलेगा। कुछ पेट्रोल पंपों पर तो 200 रुपए से ज्यादा का तेल देने पर ही बैन लगा दिया गया। ये भारत का वो पहला और तगड़ा एक्शन था जिसने नेपाल की अकड़ को एक झटके में ढीला कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिस नेपाल ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए भंसार बढ़ाया था, आज उसी नेपाल के बॉर्डर वाले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि तेल के बिना उनकी जिंदगी ठहर सी गई है। ये टकराव सिर्फ तेल और टैक्स का नहीं है, ये उस नीयत का है जो नेपाल की नई सरकार दिखा रही है। बालेन शाह का नाम तो आपने सुना ही होगा, काठमांडू के मेयर जिन्होंने अक्सर भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब उनका प्रभाव नेपाल की केंद्र सरकार पर इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री भी उन्हीं की लाइन पर चलते दिख रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि भारत से आने वाले सामान पर पाबंदी लगाकर वो नेपाल को आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन वो ये भूल गए
कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। नेपाल के मधेश प्रांत में अब बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते दिल्ली से नहीं बल्कि दिल से हैं। सीपीएन, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि 100 रुपये के सामान पर टैक्स लगाना गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है। सोचिए जरा, एक आम नेपाली नागरिक जो सालों से सीमा पार आकर नमक, चीनी और छोटी मोटी जरूरत की चीजें ले जाता था, आज उसे नेपाल की पुलिस और भंसार विभाग अपराधी की तरह देख रहा है। नेपाल की इस राष्ट्रवादी जिद ने वहां के बॉर्डर मार्केट को उजाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ नेपाल पर पड़ेगा? नहीं, भारत के व्यापारी भी अब चिंता में हैं। नौतनवा, स्नौली, रुपयडीहा जैसे बॉर्डर मार्केट जो पूरी तरह से नेपाली ग्राहकों पर निर्भर थे, वहां सन्नाटा पसरने लगा है। दिल्ली और पटना के थोक बाजारों तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। ये एक ऐसा सप्लाई चेन क्राइसिस है जो दोनों देशों के आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर नेपाल की सरकार समझने को तैयार नहीं है कि भारत के साथ पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। भारत ने तो अभी सिर्फ तेल की सप्लाई पर हल्का सा हाथ खींचा है। अगर पूरी तरह से सख्ती कर दी गई तो नेपाल की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस पूरे मामले में एक और एंगल है जो बेहद रोमांचक है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के युद्धपोत आमने सामने हैं, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन टूटने का खतरा है। ऐसे में नेपाल जैसा लैंडलॉक देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और जिसका मुख्य रास्ता भारत से होकर गुजरता है, वो भारत से ही दुश्मनी मोल ले रहा है। ये समझदारी है या खुदकुशी? नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक भी अब दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये फैसला नेपाल के हित में नहीं बल्कि किसी बाहरी ताकत के इशारे पर लिया गया लगता है। क्या चीन इस पूरे खेल के पीछे है? क्या ड्रैगन ने नेपाल को यह पट्टी पढ़ाई है कि भारत पर दबाव बनाओ? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब भी नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ता है, चीन अपनी मदद की पोटली लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन 2026 के इस दौर में नेपाल के लोग जानते हैं कि चीन की मदद का मतलब है कर्ज का वो जाल जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान पहले ही फंस चुके हैं। बॉर्डर पर तनाव इतना ज्यादा है कि सनौली सीमा पर अब सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। नेपाल के वो ट्रक जो भारत से सामान लेकर जाते हैं अब घंटों बॉर्डर पर फंसे रहते हैं क्योंकि नेपाल के भंसार अधिकारी एक एक सुई की चेकिंग कर रहे हैं ताकि टैक्स वसूला जा सके। उधर भारत की तरफ से भी अब उन नेपाली वाहनों की लिस्ट तैयार हो रही है जो बिना परमिट या टैक्स चोरी के भारत में घूम रहे थे। भारत का संदेश साफ है, अगर आप हमारे व्यापारियों और हमारे नागरिकों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तो हम भी रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत नहीं करेंगे। ये राष्ट्रवाद का वो मुकाबला है जिसमें नेपाल फिलहाल खुद को ही जख्मी कर बैठा है। अब बात करते हैं उस क्लाइमेक्स की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नेपाल के मधेश इलाके में लोग अब सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं। कई जगहों पर भंसार चौकियों पर प्रदर्शन हुए हैं। नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने संसद में सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर ये टैक्स नीति वापस नहीं ली गई तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीति पर कायम है। भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा पर शांति और सहयोग तभी संभव है जब दोनों तरफ से सम्मान हो। नेपाल को समझना होगा कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उसकी लाइफलाइन है। अगर लाइफलाइन ही कट गई तो फिर राष्ट्रवाद के नारों से पेट नहीं भरेगा। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाती है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जब बड़े खिलाड़ी जैसे अमेरिका, रूस और ईरान आपस में भिड़ रहे होते हैं तो छोटे देशों को अपनी चाल बहुत सोच समझकर चलनी चाहिए। नेपाल ने भारत के साथ जो इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की कोशिश की है उसका ट्रेलर तो हमने देख लिया कि कैसे भारत के एक छोटे से प्रशासनिक आदेश ने पूरे नेपाल में हाहाकार मचा दिया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत के पास ऐसे कई और ट्रम्प कार्ड हैं जो नेपाल की सत्ता को हिला सकते हैं। क्या नेपाल अपनी गलती सुधारेगा या फिर वो किसी और के इशारे पर खुद को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा? इस पूरे विवाद में एक बात तो पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गई है। 2026 का भारत अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे वो हॉर्मुज की लहरों पर अमेरिका ईरान का तनाव हो या फिर हिमालय की गोद में बसे नेपाल की ये टेढ़ी चाल, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। नेपाल की जनता अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर किसके कहने पर भारत से पंगा लिया गया।
क्या बालन शाह का प्रभाव नेपाल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर उसे अंधेरे गर्त में धकेल देगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बॉर्डर पर कतारें लंबी हैं, गुस्सा 7वें आसमान पर है और सस्पेंस बरकरार है कि कल सुबह क्या नई खबर आएगी। नेपाल के भीतर जो इस वक्त छटपटाहट है, उसे समझने के लिए आपको वहां के बाजारों की हालत देखनी होगी। काठमांडू से लेकर पोखरा तक महंगाई का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। भारत से आने वाला प्याज, आलू और राशन अब नेपाल की मंडियों में लग्जरी आइटम बनता जा रहा है। वजह वही भंसार का वो काला कानून। उधर भारतीय पेट्रोल पंपों पर जो पाबंदी लगी है, उसने नेपाल के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमर तोड़ दी है। आप कल्पना कीजिए, एक ट्रक ड्राइवर जो माल लेकर भारत आता है, उसे वापस जाने के लिए सिर्फ 20 लीटर डीजल दिया जा रहा है। इतने में तो वो बॉर्डर भी ढंग से पार नहीं कर पाएगा। ये भारत का वो साइलेंट वॉर है जिसमें बिना एक भी गोली चले सामने वाले को घुटनों पर लाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो शायद आने वाले दिनों में खुलेगा। क्या ये मुमकिन है कि ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को कोई ऐसा सिग्नल दिया हो जिसकी वजह से भारत अब अपने पड़ोसियों के साथ ज्यादा सख्त हो रहा है? या फिर रूस और भारत के बीच कोई ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसने भारत के आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया है? 2026 का ये साल बड़े बड़े बदलावों का गवाह बनने वाला है। नेपाल का ये मुद्दा तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत के इस तगड़े एक्शन ने दुनिया को ये बता दिया है कि दक्षिण एशिया का बॉस कौन है और यहाँ किसकी मर्जी चलती है। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री और बालन शाह की ये जोड़ी अगला कदम क्या उठाएगी? क्या वो भारत के सामने सरेंडर करेंगे या फिर टकराव को और बढ़ाएंगे? मधेश की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है, वो काठमांडू की कुर्सी पलट सकता है। नेपाल के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें वो सरकार नहीं चाहिए जो भारत से दुश्मनी मोल लेकर उन्हें भूखा मारे। भारत ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर नेपाल अपने फैसले वापस लेता है तो भारत फिर से बड़े भाई की भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन अगर जिद जारी रही तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये भारत की वो दहाड़ है जिसे अब पूरी दुनिया सुन रही है। ये जो बॉर्डर पर सन्नाटा दिख रहा है, ये किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। नेपाल में पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, राशन की दुकानों पर ताले लग रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इस्तीफों का दौर शुरू होने वाला है। भारत के एक फैसले ने नेपाल की पूरी इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। ये नया भारत है, ये झुकता नहीं है, ये जवाब देना जानता है। और जिस तरह से नेपाल के भीतर से ही बगावत की आवाजें आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि नेपाल की सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या नेपाल इस संकट से उबर पाएगा? क्या भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो पाएंगे या फिर ये दरार हमेशा के लिए गहरी खाई बन जाएगी? इस पूरे एपिसोड ने एक बात तो साफ कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। नेपाल ने अपने हितों को गलत जगह तलाशा और भारत ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नेपाल की सरकार अपनी जनता के दबाव में आकर घुटने टेकेगी? उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर वहां जंग छिड़ी तो नेपाल जैसे देशों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। भारत तो फिर भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर तैयार है, लेकिन नेपाल का क्या होगा? क्या वो तब भी भारत के खिलाफ अपनी ये टैक्स वाली अकड़ दिखा पाएगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बॉर्डर पर मची ये अफरा तफरी, ये कतारें, ये गुस्सा और ये राष्ट्रवाद का खेल अभी कई और मोड़ लेने वाला है। नेपाल के हर उस नागरिक की नजरें अब दिल्ली की तरफ हैं जो इस मुश्किल घड़ी में राहत की उम्मीद कर रहा है। लेकिन दिल्ली का रुख अभी सख्त है। भारत ने साफ कर दिया है कि सम्मान और व्यापार साथ साथ चलते हैं। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो व्यापार की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। नेपाल के लिए ये एक कड़ा सबक है जिसे वो शायद कभी नहीं भूलेगा और भारत के लिए ये अपनी ताकत को एक बार फिर से दुनिया के सामने साबित करने का मौका है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल ने भारत के साथ ये पंगा लेकर अपनी सबसे बड़ी भूल की है? क्या बालन शाह का ये राष्ट्रवादी मॉडल नेपाल को बर्बाद कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को नेपाल के प्रति और भी सख्त होना चाहिए या फिर बड़े भाई का दिल दिखाते हुए उसे माफ कर देना चाहिए? आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर बहुत मायने रखती है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। ये विवाद सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि आने वाले वक्त की उस नई व्यवस्था का है जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा।